नमस्कार। अब तक आपको सभी लोग ये बता चुके होंगे कि क्या क्या चीज डिलीट कर दी गई है और किन किन चैप्टर्स को आप छोड़ दें। लेकिन ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको ये पता रहे कि आपको क्या चीज पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। क्या डिलीटेड सिलेबस वाले जो चैप्टर्स हैं क्या उनको पूरी तरह से छोड़ दें या उनमें से भी कुछ जरूरी चीजें पढ़ करके जाएं। इसलिए वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिना एक भी मिनट खराब किए आइए शुरू करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर के बिना थर्मोडायनेमिक्स की भावना नहीं आती है। स्टेट्स ऑफ मैटर की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज हो जाती हैं, सिर्फ थर्मो में ही नहीं, सोल्यूशन चैप्टर अन्य कई जगहों पर इस्तेमाल होती हैं, यहां तक कि उनके ग्राफ भी इस्तेमाल होते हैं। पूरे चैप्टर को छोड़ करके जाना बहुत हानिकारक होगा। तो क्या क्या स्टेट्स ऑफ मैटर में से छोड़ देना चाहिए? तो नो नीड टू स्टडी मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, उसको आप छोड़ सकते हैं। डेरिवेशन वान डेर वाल इक्वेशन का छोड़ सकते हैं, उसके अलग अलग केसेस हो सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन वान डेर वाल इक्वेशन के बारे में जानकारी रहे, उसके ए और बी जो कांस्टेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी रहे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड, और बहुत जगह वो रिलेट करता है आगे जाकर के। वान डेर वाल इक्वेशन के बिहाफ पर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो वान डेर वाल इक्वेशन की डेरिवेशन को छोड़ दीजिए, डिफरेंट केसेस को छोड़ दीजिए, लेकिन वान डेर वाल इक्वेशन के बारे में जानकारी, उसके ए और बी कांस्टेंट्स के बारे में जानकारी और वो किस किस चीज को शो करते हैं वो पता होना बहुत जरूरी है। नो नीड टू स्टडी मीन फ्री पाथ और कोलिजन फ्रीक्वेंसीज को पूर्णतः आप लोग छोड़ सकते हैं। अब आते हैं हाइड्रोजन चैप्टर। हाइड्रोजन चैप्टर को आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए, लेकिन उसमें जो H2O2 है ना, H2O2 की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज आपको जरूर देख करके जानी चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर यूज होती रहती हैं। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी के ऊपर कुछ रिएक्शंस हैं, उनको आपको देख के जाना चाहिए। वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन का 10 वॉल्यूम H2O2 इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, उसकी नॉर्मेलिटी, इन सब चीजों पर प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसलिए H2O2 को नहीं छोड़ के जाना चाहिए। हाइड्रोजन में से सिर्फ H2O2 आप पढ़ करके जाएं। आगे आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट को हालांकि पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेकिन मेरा आपको सजेशन ये है कि आप एस ब्लॉक चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ करके जाएं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग की रेंज कहां पर जाके खत्म होती है कुछ कह नहीं सकते आप। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पोलराइजेशन आता है, पोलराइजेशन के बिहाफ पर एस ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टीज तो पढ़ी जाती हैं, क्यों छोड़ दें हम उसको। एस ब्लॉक को आप पूरा पढ़ करके जाइए, इससे सवाल बनेंगे, वो कहीं रिलेट होते हैं। एस ब्लॉक का एक सेक्शन तो आप अगर देखें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी तो आता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी तो हल्का फुल्का एनोमैलस बिहेवियर के बारे में हम एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट में जो हम एनोमैलस बिहेवियर देखते हैं, लिथियम का, बेरिलियम का, वहां पर उनकी स्टडीज होती है। तो आपको मेरे हिसाब से एस ब्लॉक एलिमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें अगर कुछ छोड़ना चाहिए तो सीमेंट छोड़ सकते हैं आप। सीमेंट को छोड़ करके बाकी पूरा एस ब्लॉक पढ़िए, बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को आप पूरा स्किप कर सकते हैं, छोड़ दें, क्योंकि सॉलिड स्टेट में सिर्फ अगर आप एफसीसी, बीसीसी, सिंपल क्यूबिक एंड सेंटर्ड क्यूबिक, अगर इनके बारे में आपको बेसिक आइडिया है तो इतना ही काफी है। पूरे सॉलिड को आप छोड़ दें। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर एचसीपी, बीसीसी, इनका भी आइडिया क्यों रखे अब तो ये पूरा ही हटा दिया गया। नहीं भाई नहीं, आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जाइए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एनसीईआरटी खोलिए, जैसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप एक पेज पलटेंगे आपको वहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पैकिंग दिखा रखी होंगी, एचसीपी, सीसीपी, एफसीसी। कौन पढ़ेगा उन्हें? कैसे पता चलेगा कि इन पैकिंग को हमें ये कौन सी पैकिंग है, कौन सा एलिमेंट कौन सी पैकिंग के फॉर्म में रहता है। इसलिए बेसिक एफसीसी, बीसीसी, इनकी बेसिक जानकारी अगर आपको है, इतने से आपका काम चल जाएगा। लेकिन बेसिक जानकारी जरूर रखें, आगे की चीजें अगर आप चाहें तो पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री, ये एक बड़ा गजब चैप्टर है। सरफेस केमिस्ट्री के बारे में आप अगर देखें तो उस पूरे चैप्टर को स्किप करना थोड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें तो प्रैक्टिकल्स की भी रखी गई हैं सिलेबस में, और उसके अंदर अगर आप देखें तो कोलाइड्स की प्रिपरेशन दे रखी है, लायोफोबिक कोलाइड्स की प्रिपरेशन दे रखी है। तो जब लायोफोबिक कोलाइड्स की प्रिपरेशन दे रखी है तो वहां तो पेप्टाइडेशन सबसे पहली चीज आती है। और पूरे अगर आप कोलाइड्स के अंदर देखें, सरफेस में 3 पार्ट हैं। एक पार्ट में आता है कैटालिसिस, एक पार्ट में आता है एड्सॉर्प्शन, और एक पार्ट के अंदर आता है कोलाइड्स। कोलाइड्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कुछ कही जाए तो छूटते ही एक बात समझ में आती है कि कोलाइड्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है तो वहां पर पेप्टाइडेशन है। पेप्टाइडेशन तरीका है प्रिपरेशन करने का, कोलाइड्स की प्रिपरेशन करने का। इसलिए सरफेस केमिस्ट्री के अंदर
आप लोगों को कुछ कुछ चीजें ध्यान से समझ लेनी चाहिए जो आपको पढ़नी चाहिए। पूरा चैप्टर मत छोड़ दीजिएगा। कैटालिसिस पूरा पढ़ के जाइए, कैटालिसिस में कुछ मत छोड़िएगा, क्योंकि कैटालिसिस का काफी कुछ डिस्कशन तो काइनेटिक्स में भी हो जाता है। कैटलिस्ट कैसे बिहेव करता है, कैटलिस्ट कौन कौन सी चीजों को चेंज करता है, किसकी चीजों को चेंज नहीं करता। कैटलिस्ट आप जरूर पढ़ करके जाइएगा, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। एडजॉर्प्शन वाले सेक्शन को अगर आप चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं। एडजॉर्प्शन में बेसिक आइडिया ले लीजिए फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन का, और बाकी पूरे एडजॉर्प्शन को आप छोड़ दीजिए। रही बात कोलाइड्स की, तो कोलाइड्स को मैं चाहूंगा कि लिख दिया हमने यहाँ पर, स्टडी कंप्लीट पूरा आपको पढ़ना है। कैटालिसिस को भी पूरी स्टडी करनी है, कोलाइड्स की भी करनी है। बेसिक आइडिया ऑफ एडजॉर्प्शन लेकर के कि एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है, एक एक थोड़ा सा एग्जाम्पल करके उसे छोड़ दीजिए। बाकी आप छोड़ सकते हैं। मेटलर्जी को आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए, मत पढ़िए इसको। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसको भी आप पूरी तरह से मत पढ़िए, अब छोड़ दीजिए। पॉलीमर्स के बारे में बात समझिए। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसका सिलेबस पूर्णतः क्लियर है नहीं। आप अगर जेडब्ल्यू एडवांस में देखें, कुछ भी पूछ लेते हैं, किसी भी लेवल पे चले जाते हैं, कुछ भी पूछते हैं। आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शंस को अगर देखें बायोमोलिक्यूल से, कहीं एनसीईआरटी के अंदर कहीं पर भी बीटा नेप्थॉल का जिक्र नहीं है पूरी एनसीईआरटी में, लेकिन बीटा नेप्थॉल पे खूब सवाल पूछे गए। न सिर्फ सवाल पूछे गए, रिएक्शंस भी जम करके पूछी गई हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई रेंज आकर के फिक्स नहीं होती है। आप कहेंगे सर लेकिन ऑर्गेनिक ठीक है, पॉलीमर तो बिल्कुल ही अलग चीज है, इसको छोड़ दें। नहीं, आप एक बात समझिए, पॉलीमर बनाने के दो तरीके हमारे पास है। कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है और एक बनता है एडिशन रिएक्शन से। कंडेंसेशन तो हमारे ऑलरेडी एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर कंडेंसेशन रिएक्शन है, उनको क्या दिक्कत हो रही है। और अमीनो एसिड्स को अगर आप देखें तो अमीनो एसिड्स को, दो अमीनो एसिड को जोड़ के आप डाईपेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड बनाते हैं। तो जिस प्रकार आप डाईपेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर होता है। इसलिए बिल्कुल भी आपको पॉलीमर्स की प्रिपरेशंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। पॉलीमर्स की दो प्रिपरेशंस हैं, एक कंडेंसेशन से, एक एडिशन से। एडिशन रिएक्शन से जो पॉलीमर बन रहे हैं, क्लास 11th की एनसीईआरटी में आप देखें तो एल्कीन के पॉलीमराइजेशन की दो रिएक्शंस, जिसमें इथीन का पॉलीमराइजेशन है और ब्यूटाडाइइन का पॉलीमराइजेशन है, उसका बेसिक आइडिया तो क्लास 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है और कंडेंसेशन क्लास 12th में दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस पूरे पॉलीमर चैप्टर को छोड़ना हानिकारक होगा। पॉलीमर चैप्टर के अंदर ठीक है, आप जो पॉलीमर होते हैं उनकी पॉलीमर के जो क्लासिफिकेशन है, पॉलीमर के क्लासिफिकेशन को छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं करने की कि वो कैसे। आप उसमें सिंथेटिक रबड़ छोड़ दीजिए, आप उसमें वल्केनाइज्ड रबड़ छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए। लेकिन जो 23 पॉलीमर्स एनसीईआरटी में गिवन हैं, वो सारे के सारे पॉलीमर्स एक बार आप देख करके जरूर जाएं। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पॉलीमर एक ऐसी चीज है जिसको हम एल्कीन के अंदर भी थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसी प्रकार के पॉलीमराइजेशन हम अमीनो एसिड्स के अंदर भी करते हैं। इस चैप्टर को छोड़ के जाना हानिकारक होगा। तो एक बार मैं आपको पूरा ब्रशअप कर दूं कि मैंने क्या क्या बोला है, एक बार फिर से देख लीजिए करना क्या चाहिए। तो पहली बात आपको बता दिया, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में बेसिक आइडिया जरूर लेकर के जाएं। इस स्टेट्स ऑफ मैटर में जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, सिर्फ 3 चीज उसमें छोड़ दें। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज बिल्कुल छोड़ दें, डेरिवेशन वैन डर वाल इक्वेशन का बिल्कुल छोड़ दें, उसकी डिफरेंट केसेस जो बनाते थे हम लोग, लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे, वेरी लो प्रेशर पे, वो छोड़ दीजिए। मीन फ्री पाथ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मत पढ़िए। बाकी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ करके जाइए, जरूरी है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। ऐसी क्या चीज है जहां इस्तेमाल नहीं होता। आप देखिए ना, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम लोग अगर देखते हैं तो एक ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ होता है। ग्राहम डिफ्यूजन लॉ को मिला करके केमिकल इक्विलिब्रियम में कितने अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। बनाने वाला बना लेगा, इसलिए आपको पता रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। दूसरा, हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन मैंने आपको बताया कि पूरे हाइड्रोजन को आप छोड़ दीजिए, लेकिन H2O2 पढ़ लीजिए। घूम फिर करके कई जगहों पर इस्तेमाल होगा और कई जगहों पर ये आता है, तो H2O2 को छोड़ना मेरे ख्याल से हानिकारक रहेगा। इसके बाद एस ब्लॉक मैंने बोला आपको पूरा पढ़ना चाहिए, भले ही उन्होंने हटा दिया फिर भी पूरा पढ़ के जाइए, क्योंकि एस ब्लॉक में अलग अलग जगह पर सवाल बन सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सवाल बन सकते हैं। अब वो तो बोल देंगे हमने सवाल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बनाया, जबकि सवाल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नहीं है। प्योरली अगर आप देखें तो वो सवाल वहां पर एस ब्लॉक एलिमेंट का है, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जब हम उनके साइज पढ़ते हैं, आयनिक साइज पढ़ते हैं और पानी के अंदर हाइड्रेशन के बाद साइज पढ़ते हैं, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एस ब्लॉक एलिमेंट में चेंज होने लगती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर चेंज होने लगती है, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट के खुद के साइज बड़े होते हैं, तो अपना ऑक्सीडेशन कराते हैं, साथ वाले को रिड्यूस कर रहे होते हैं। लिथियम और सीजियम के केस में एकदम उल्टा हो जाता था,
ये चीज़ एस ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ने के बाद ही पता चलेगी, इसलिए बिना पढ़े मत जाइएगा, हानिकारक हो जाएगा। सॉलिड स्टेट मैंने आपको बोला पूरा का पूरा छोड़ दीजिए, थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लीजिए। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हमने आपको बता दिया कि सरफेस केमिस्ट्री में 3 चीजें थी, एडजॉर्प्शन था, कैटालिसिस था और कोलाइड्स था। तो आप एडजॉर्प्शन वाले सेक्शन का बेसिक आइडिया ले लीजिए, लेकिन कैटालिसिस और कोलाइड्स को लगभग पूरा पढ़ करके जाएं, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, नुकसान हो सकता है। मेटलर्जी पूरा छोड़ दीजिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूरा छोड़ दीजिए। पॉलीमर्स चैप्टर जो आपके पास है, पॉलीमर चैप्टर के अंदर सब कुछ पॉलीमर छोड़ दीजिए, लेकिन जो 23 मेन पॉलीमर्स हैं उसमें सेरन आता है, उसमें डेक्रोन आता है, ये सारे के सारे पॉलीमर्स कैसे बने हैं इनके प्रिपरेशंस आप जरूर करके जाएं। बेकिलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकिलाइट पे क्या नहीं पूछ सकते हैं। बेकिलाइट की जो रिएक्शन है लैडरल मनासे रिएक्शन, उस पर बहुत कुछ पूछा जा सकता है, उसके मैकेनिज्म पे सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको क्या चीज़ छोड़नी है और क्या चीज़ नहीं छोड़नी है उसके बारे में सूचना देने के लिए ही मैंने वीडियो बनाया है। होप कि आपको मेरे द्वारा किया गया एनालिसिस फ़ायदा देगा। नमस्कार।